Hello everyone, myself Jigna Patel. I am working as a dietitian in UN Mehta Hospital and Cardiac Center. Today my topic ओल्ड एज न्यूट्रिशन। ओल्ड एज में हमें कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं और जैसे जैसे हमारी अवस्था बढ़ती जाती है उसमें हमें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए, कैसी कैसी परिस्थिति आती है उसके बारे में हम आज जानेंगे। ओल्ड एज में हमें किस तरह से मतलब कितनी एज के बाद हमें प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है। 55 to 60 के आसपास हमें प्रॉब्लम होने स्टार्ट होते हैं, जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है। उसके साथ साथ हमें हमारा कभी फ्रैक्चर्स वगैरह होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तो उसमें हमें कैसे कैसे न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसके लिए हम आज डिटेल में बात करेंगे। 60 साल से ऊपर उम्र होने लगे तब हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता है, उसके बारे में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो होती है, जैसे जैसे कोई तरह के कैंसर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम कम होती है और काफ़ी दूसरे एज के साथ हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो ऐसे सारे चेंजेस होते हैं, उसके साथ हमें कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसके बारे में हम आज बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस हमें क्या क्या होते हैं, जैसे कि टीथ लॉस होना, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम चेंज होनी, रेस्पिरेटरी सिस्टम चेंज होनी, रीनल फंक्शन टेस्ट इम्बैलेंस होता है, स्केलेटल टिश्यूज हमारे इम्बैलेंस होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी इम्बैलेंस होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशंस चेंजेस होते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, फिर विज़न भी हमें कम हो जाता है, एनोरेक्सिया होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी हमें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। दूसरा, ओल्ड एज में हमें ऑर्गन हमारे किस तरह के फंक्शंस करते हैं, ऑर्गन कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि डिक्रीज द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हमारा सेंस एंड स्मेल के टेस्ट कम हो जाते हैं। सलाइवा, जैसे कि हमारी लाल रस जो हम खाते हैं उसमें हमें टेस्ट नहीं आता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखेंगे। माउथ एंड टीथ प्रॉब्लम, मतलब हमारा माउथ में भी जैसे डेंचर्स होते हैं, दांत अच्छे से हमारा मतलब च्यूइंग प्रॉब्लम होता है। उसके बाद स्वेलो करने में भी डिफ़िकल्टीज होती है, तो वो देखेंगे। उसके साथ हमें स्टमक में प्रॉब्लम होता है, कुछ कुछ ऐसे फूड होते हैं जो जैसे कि फुल डाइट नहीं ले सकते हैं, मोमोज़ वगैरह हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो यंग एज का फूड है, तो ओल्ड एज पीपल वो नहीं खा सकते। उसके लिए डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, गैस बढ़ जाती है और जैसे बहुत हैवीनेस हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम आज सोचें, कैसा न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। फिर इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है। उसके साथ एनर्जी, जो हम खाते हैं उसके साथ हमें वीकनेस ज़्यादा रहती है, मतलब लो कैलोरी वाला फूड लेते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी भी हमें साथ दे, हमारे एनर्जी के साथ हमें फूड कैसा खाए तो हमें शक्ति मिले, ऊर्जा कैसे मिले उसके लिए भी हमें आज बात करनी है। नर्वस सिस्टम हम डाउन हो जाती है उम्र के हिसाब से, तो उसके लिए भी हमें क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिज़िकल चेंजेस मतलब हमें फूड हैबिट्स हमारी कुछ कुछ ऐसी होती है कि हमें फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है। फिर हमारा इनकम स्रोत, जो खाना हमें चाहिए उसका इनकम कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लॉनलीनेस, कई बार ऐसा होता है ओल्ड एज में हमारा सहारा होता है, वो होते हैं नहीं होते हैं, या तो फिर बच्चे अपने हिसाब से दूसरी जगह पे चले गए, फिर लॉनलीनेस होती है, तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। फिर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमें जो नहीं है उसके साथ हमें किस तरह से हम अकेले हमारी एक नई मतलब हम अकेले हमारी ओल्ड एज में क्या हमारी सेल्फ को ध्यान रखना, सेल्फ प्रोटेक्शन रखना है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। अब आता है न्यूट्रिशन, जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, ऑर्गन फंक्शन के चेंजेस हुए, तो उस हिसाब से हमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से हमें क्या क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए उसके बारे में देखेंगे।
अब न्यूट्रिशन मतलब प्रिवेंशन, रिटार्डेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज एफिलेटेड विथ एजिंग। तो प्रिवेंशन रखना है हमें, जैसे वृद्धावस्था होती है तो हमें प्रिवेंशन रखना है, मतलब कि प्रिकॉशन रखना है कि हमें लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, हाफ प्लेट जितना हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, जिससे करेंगे हमको मिनरल्स और विटामिन अच्छे से मिल सके। और दूसरा हाफ पार्ट है उसमें हमें ग्रेन्स लेने हैं, हाफ से हाफ पार्ट में हमें ग्रेन्स और प्रोटीन लेना है, और दूसरे हाफ पार्ट में हमें ऑयल और फैट की इंटेक कितना लेना है उसके बारे में देखेंगे। की एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड एज न्यूट्रिशन, तो रिड्यूस कैलोरी नीड्स, हमें कीवर्ड्स है कि ओल्ड एज में हमें कैलोरी कम लेनी है पर न्यूट्रिशन अच्छा मिले उसका ध्यान रखना है। इंक्रीज न्यूट्रिशनल नीड्स, हमें अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन कम खाने में कम कैलोरी में कैसा मिलता है उसका ध्यान रखना है। मॉडिफाई द फूड प्रिपरेशन कैसे मॉडिफिकेशन करना है वो ध्यान रखना है। जैसे हम आगे बात करते हैं कि कैसी कैसी रेसिपी हम ओल्ड एज में दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन लेना है पर डाइजेस्ट हो इस तरह का प्रोटीन लेना है, तो उसमें हम कैसी रेसिपी में यूज़ करके प्रोटीन इंटेक बढ़ाए और गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम वगैरह ना हो उसका ध्यान रखना है ओल्ड एज में। फिर फोकस ऑफ न्यूट्रिशन डेंस फूड, फिर हाइड्रेशन मतलब लिक्विड फ्लूइड्स वगैरह कैसे बैलेंस करना है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअलाइज प्लान, ओल्ड एज में सबके बॉडी के मुताबिक प्लान थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। कोई लोग को डायबिटीज़ है तो उसके लिए अलग प्लान होगा, फिर फ्रैक्चर हुआ तो उसका अलग प्लान होगा, फिर हेयर लॉसेस वगैरह होता है, मसल मास रिड्यूस होता है, च्यूइंग प्रॉब्लम होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है न्यूट्रिशन में। और एनहेंसिंग मेंटल एक्टिविटी इम्यून फंक्शनल को कैसे बैलेंस करें उसके लिए हम आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, फाइबर एंड फाइटोकेमिकल्स लेने हैं। एनर्जी, सबसे पहले ओल्ड एज में न्यूट्रिशन कैसा लेना चाहिए उसके न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक है एनर्जी रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस, मतलब हमें जो भी कैलोरी लेनी है कम कैलोरी लेनी है पर प्रोटीन, फैट, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन सब उसके अंदर हम समावेश कर सके वैसा फूड लेना चाहिए। रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ओल्ड एज में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ रिड्यूस मतलब बहुत कम होती है एक्टिविटीज़, जैसे हमारा खुद का काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कुकिंग कर लिया, फिर जो भी होता है सेडेंट्री और मॉडरेट टाइप का वर्क होता है, मतलब खुद का काम कर सके, मतलब वॉशिंग, बाथिंग एंड ऑल दैट, बाकी दूसरा एक्स्ट्रा काम हम नहीं कर सकते। दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करना है हमें, मतलब हमारा डाइजेशन कम है तो उस हिसाब से हमें कैसा खाना लेना चाहिए। तो सेडेंट्री वर्क और मॉडरेट वर्क में सेडेंट्री वर्क मेल पर्सन होता है तो उसको 1800 कैलोरी के आसपास फूड लेना चाहिए, और मॉडरेट पर्सन होता है उसको 2200 कैलोरी के आसपास फूड लेना चाहिए। और सेम वे फीमेल को 1700 किलो कैलोरी लेनी चाहिए सेडेंट्री में, और मॉडरेट में 2000 किलो कैलोरी तक हम फुलफिल कर सकते हैं ओल्ड एज में। कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें सभी तरह के ग्रेन्स में से मिलता है। ग्रेन्स मतलब कॉर्न, व्हीट फ्लावर, कॉर्न, जवार, राइस वगैरह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये इमेजेस में हमें देखने मिलता है कि कैसे कैसे अलग अलग तरीके के ग्रेन्स है, तो उसका यूज़ करना है। जैसे डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ के लिए ज्वार बहुत अच्छा रहेगा। व्हीट ग्रेन्स हो सके इतना कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। इंसुलिन सेंसिटिविटी कैन इन्हांस्ड बाय द बैलेंस एनर्जी इनटेक, वेट मैनेजमेंट, मतलब जो इंसुलिन पे जो पेशेंट होते हैं उसके लिए वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में बहुत मेंटेन रखनी होती है, फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे से होती है उस हिसाब से करनी रखती होती है। सो परफेक्ट एनर्जी शुड डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। परफेक्ट एनर्जी शुड डिराइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मीन्स कि हमें गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मकाई,
वगैरह का उपयोग करने से हमें अच्छे से अच्छा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब प्रोटीन हमें किससे मिलता है, ये इमेजेस में बताया हुआ है। प्रोटीन हमें आलमंड्स में, बेरीज में से मिलता है, फिर चीज़ में से, चिकन में से, चिक पीस में से मिलता है, कॉटेज चीज़ में से मिलता है, सभी तरह के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से मिलता है, और सभी तरह के पल्सेस में से मिलता है। प्रोटीन से हमें क्या यूज़फुल होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन, जो भी हमारी सर्जरीज वगैरह होता है, कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो उसके सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन की वो आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में से मिलेगा, सभी तरह की दालें और लेग्यूम्स पल्सेस में से मिलेगा, और नॉनवेज में से मिलेगा, जैसे कि अंडा, चिकन, फिश वगैरह में से। 1 ग्राम प्रोटीन में से 4 किलो कैलोरी हमें मिलती है। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फॉर एक्सटर्नल इफेक्ट, प्रोटीन हमें बाहर से अच्छे से सेल बनते हैं, जो भी हमारा ऑर्गन डैमेज होता है उसके लिए हम नए टिश्यूज़ बनाने के लिए उपयोगी होता है। फैसिलिटिंग रिकवरी कंडीशन ऑफ फ्रैक्चर, जैसे कि हमें फ्रैक्चर होता है, उसका ऑपरेशन होता है, नया ऑर्गन बनने में हमें प्रोटीन का इंटेक करने से अच्छा हमारा नया जो भी ऑर्गन डैमेज हुआ होता है उसको सेल बनाने में और उसको कवर करने के लिए प्रोटीन का उपयोग ज़्यादा ज़रूरी है। अब लिपिड में कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में हमारे वेंस के अंदर लिपिड बढ़ा हुआ होता है तो हमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके साथ इफ़ेक्टिव ओमेगा 3 फैटी एसिड विजुअल एक्टिविटी में देखें तो हेयर लॉस, टिश्यू इन्फ्लामेशन, इम्प्रॉपर डाइजेशन, पुअर किडनी फंक्शन एंड मेंटल डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्सेस मात्रा में हमें लिपिड होता है हमारे बॉडी में तब हमें ड्राउजीनेस लगती है, ओबेसिटी क्रिएट होती है, विजुअलिटी में प्रॉब्लम हो सकता है, हेयर लॉस होते हैं, इन्फ्लामेशन करने में मदद, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ होता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम वगैरह रहता है। तो लिपिड हमें कौन सा अच्छा यूज़ करना चाहिए। फैट जो होता है उसमें से 1 ग्राम फैट में से 9 किलो कैलोरी मिलती है। एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स विच एंश्योर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिड्यूस द हार्ट अटैक, strengthen immune system and protect from people depressions. Fat sources like milk and yogurt and meat, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमें देता है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट होता है। मीट में चिकन और फिश ले सकते हो, रेड मीट हमें यूज़ नहीं करना है जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने में मदद करता है, तो वो हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट एंड फैटी अनसैचुरेटेड फैट, उसमें से सैचुरेटेड फैट होता है वो 20 अंश सेल्सियस में घट हो जाता है, तो वो फैट हमें नहीं लेना है। अनसैचुरेटेड फैट जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमें ऑलिव ऑयल और जैसे कॉटन सीड ऑयल, मूंगफली ऑयल वगैरह में से मिलता है। पाम, तो वो ऑयल हमारे लिए यूज़फुल है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ ना हो उसके लिए हमें खास करके ड्राई फ्रूट्स रात को भिगो के सुबह लेना चाहिए, जो अच्छा HDL अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल हमें ड्राई फ्रूट्स में से मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है, तो वो HDL हमें यूज़ करना चाहिए। HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर नेक्स्ट है फैट रिक्वायरमेंट इन ओल्ड एज। मैक्सिमम 25% डेली एनर्जी इंटेक शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम फैट। 25% फैट हमें हर रोज़ लेना चाहिए। If not much limitation caused disease, the amount to be consumed 35 to 40 ग्राम। उससे ज़्यादा नहीं ले सके, 35 से 40 ग्राम फैट नहीं ले सके तो कोई बात नहीं, पर 25% तो हमें डेली फैट का यूज़ करना चाहिए। हाफ फ्रॉम वेजिटेबल लिपिड ऑयल एंड अदर हाफ फ्रॉम ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल में से भी हमें यूज़ करना चाहिए हाफ पोर्शन, और हाफ पोर्शन हमें वेजिटेबल ऑयल में से भी यूज़ करना चाहिए, जो लिपिड हमें बॉडी के लिए ज़रूरी है।
which since too much cause obesity and cancer, cardiovascular disease, it is necessary avoid extension and consumptions. अब आया मिनरल। मिनरल हमें किस में से मिलता है? मिनरल्स मतलब हमें सभी तरह के वेजिटेबल्स, सभी तरह के फ्रूट्स में से अच्छे से मिलता है, जो हमारी इमेज बता रही है। बनाना, स्वीट पोटैटो, योगर्ट, ड्राई फ्रूट वाला योगर्ट भी हम ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिर ओट मिल्स ले सकते हैं। उसके सिवा लीफी वेजिटेबल्स, बेरीज, सभी तरह के एप्पल्स वगैरह में से मिनरल्स मिलते हैं। अब मिनरल्स में ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल को कैल्शियम डेफिशिएंसी ना है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि 35 to 40 ईयर के बाद कैल्शियम डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाता है। तब हमें जाके अच्छे से कैल्शियम का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि दही लेना है, बनाना लेना, केला लेना है, छाछ लेनी है, तो उसे चीज़ लेना है जो उसे हम कैल्शियम फुलफ़िल कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर में से भी अच्छा सा कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पर डे 800 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। एज रिलेटेड टू कंपेंसेट एज रिलेटेड बोन लॉस, इम्प्रूव कैल्शियम बैलेंस एंड डिक्रीज द प्रिवेंट ऑफ फ्रैक्चर होने का चांस कम करते हैं। इसके लिए कैल्शियम का उपयोग हमें 800 मिलीग्राम पर डे करना चाहिए। कैल्शियम ऑब्जर्व एफिशिएंसी डिक्रीज, विटामिन डी लेवल डिक्रीज, सो नीड मोर कैल्शियम। विटामिन डी का लेवल भी कम करता है, तो हमें मोर एंड मोर क्वांटिटी में कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए। टोटल फूड कंजप्शन डिक्रीज, कैल्शियम सप्लीमेंट नीडेड, तो कैल्शियम सप्लीमेंट का उपयोग भरपूर मात्रा में करना चाहिए। सेकंड है आयरन। आयरन हमें 30 ग्राम पर डे लेना चाहिए। आयरन की मात्रा 30 ग्राम पर डे मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा खून का टका बढ़ता नहीं। खून जो 10 से 11-12 मात्रा में खून हीमोग्लोबिन की मात्रा रहती है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हमें 30 ग्राम आयरन पर डे लेना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से खून बनना कम हो जाता है। अब आयरन किस में से मिलता है? आयरन ज़्यादातर हरी धनिया वाली, पुदीना वाली चटनी में से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से, एवोकाडो है, और उसके सिवा हम सभी फ्रूट्स में से ज़्यादातर बीट है, पालक की भाजी है, स्पिनच वगैरह में से मिल जाता है। आयरन डेफिशिएंसी इज सीन इन एल्डरली ड्यू टू इनएडेक्वाइट आयरन इनटेक, ब्लड लॉस ड्यू टू क्रॉनिक रिड्यूस नॉन हीम और आयरन एब्सॉर्प्शन। आयरन एब्सॉर्प्शन करने के लिए हमें विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए। जैसे जैसे हम आयरन इंटेक करते हैं, आयरन वाला फूड लेते हैं, मतलब कि लीफी वेजिटेबल्स वाले फूड लेते हैं, तब उसका एब्सॉर्प्शन अच्छे से हुए, उसके लिए हमें विटामिन सी साथ में लेना चाहिए। उसका बेस्ट उदाहरण है कि हम जैसे मेथी की सब्जी लिया या तो फिर मेथी का थेपला लिया, तो उसके साथ हमें दही का उपयोग करना है, और मेथी की सब्जी ली तो उसके साथ कढ़ी या तो छाछ का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमें शरीर में एसिडिटी ना होए और हमारा आयरन जो इंटेक किया है उसके साथ एब्जॉर्प्शन अच्छे से हुए। इसके लिए आयरन के साथ विटामिन सी लेना बेस्ट है और आवश्यकता है। इसके लिए हमें आयरन के साथ विटामिन सी लेने से हमारा आयरन एब्सॉर्प्शन अच्छे से बॉडी में होता है। थर्ड पोर्शन है जिंक। जिंक हमें खास करके काले तिल, वाइट तिल में से मिलता है। उसके सिवा फ्लैक्स सीड्स और अलग अलग चिया सीड्स वगैरह सीड्स में से मिल जाता है। जिंक है वो सम फ्रैक्चर्स लाइक डिलाइटेड वुंड हीलिंग, डिक्रीज द टेस्ट, sensitivity, anorexia or associated with zinc deficiency. Healthy elderly do not show zinc deficiency। मतलब जिंक डेफिशिएंसी कवर करने के लिए हमें सभी तरह के सीड्स लेने चाहिए। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह सब अच्छे से नट्स में से मिलता है, तो वो सब लेना चाहिए। विटामिन, सभी तरह के विटामिन हमें मिलने में लीफी वेजिटेबल्स में से मिलते हैं। लीफी वेजिटेबल्स खास करके
लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा बढ़ाने से हमें सभी तरह के मिनरल्स और सभी तरह के विटामिन्स मिल जाते हैं। लो विटामिन डी लेवल पार्किंसंस होता है। पार्किंसंस नाम का डिसीज जो होता है वो विटामिन डी लेवल कम होता है तब होता है। 200 मिलीग्राम विटामिन ई इम्प्रूव बॉन डेंसिटी एंड प्रिवेंट द फ्रैक्चर। 200 मिलीग्राम विटामिन ई लेते हैं तो हमें बॉन हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। विटामिन ए कैरोटीनॉइड एंड विटामिन सी इन्हेंस हेल्थ एल्डरली। तो कैरोटीनॉइड्स भी विटामिन लीफी वेजिटेबल्स में से अच्छे से मिल जाता है, वो हमारी आई प्रोटेक्ट करने में मददरूप होते हैं। विटामिन सी इंटेक लेवल 150 टू 250 माइक्रोग्राम पर डे फाइट अगेंस्ट कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब मोतिया का ऑपरेशन, आँखों में मोतिया ना आ जाए उसके लिए हमें विटामिन सी वाला खाना हर रोज लेना चाहिए इन ओल्ड एज। मतलब कि 200 ml का लेमन वाटर, ऑरेंज जूस वगैरह। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B6 इंक्रीज ड्यू टू एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिक प्रॉब्लम होते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ भी खाते हैं तो या तो फिर डायरिया हो जाता है या तो फिर गैस हो जाता है, फिर बहुत ड्राउजीनेस लगता है, पेट हैवी हो जाता है। तो वो सब ना होए उसके लिए हमें खास करके विटामिन सी वाला खाना लेना चाहिए। विटामिन B6 लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, जिंक लेना चाहिए, आयरन लेना चाहिए। मतलब मिनरल्स हमें टोटल बैलेंस मात्रा में लेने का उपयोग मतलब ध्यान में रख के खाना बनाना चाहिए और उस हिसाब से हमें बैलेंस करना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड में रिजल्ट एनीमिया एंड एलिवेटेड सीरम होमोसिस्टिन लेवल विच इज रिस्क फॉर कार्डियो डिसीज। विटामिन B12 डेफिशिएंसी लीड टू पर्निशियस एनीमिया। तो B12 की डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए हमें लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने चाहिए, छड़े धान्य लेना चाहिए, पॉलिश वाला सीरियल बिना पॉलिश वाले सीरियल्स का उपयोग करना चाहिए। अब हायर वाटर इंटेक हमें पर डे 2.5 लीटर वाटर का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो 2 to 3 लीटर्स भी सफिशेंट है, बट ओल्ड एज में सभी का थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, तो उसमें 2 या तो 2.5 लीटर लेना सफिशेंट है इन ओल्ड एज वाटर कंजप्शन। While 70% of body in water in adult period, this amount decreased to 50% in elderly. Loss of 15% of body water causes loss of life. Help in डाइजेशन। वाटर कंजप्शन अच्छे से लेने से डाइजेशन अच्छा होता है, एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। जो भी हम खाना लेता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से फूड का होता है। इसके लिए वाटर कंजप्शन 2.5 लीटर लेना चाहिए पर डे। ऑपरेशन ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन अच्छे से ऑपरेट करे उसके लिए भी वाटर लेना चाहिए। मॉनिटरिंग टू बॉडी हीट, मतलब हम पर एक दिन में हम पानी नहीं लेता है तो हमारा बॉडी पूरा हीट हो जाता है। तो सभी सेल को नॉर्मल रखने के लिए हमें पानी 2 से 2.5 लीटर तक ओल्ड एज में पानी पीना चाहिए। जॉइंट्स को बैलेंस रखने के लिए भी वाटर कंजप्शन लेना चाहिए। रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। अब वाटर का इंटेक किस तरह से, ऐसा नहीं है कि वाटर मतलब वाटर ही लेना है, उसके साथ हम दाल कढ़ी, चाय, कॉफ़ी, सूप, जूसेस, स्मूदीज वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं वाटर इंटेक में। अब आया फाइबर मतलब हमें छड़े रिफाइंड आटा यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत मोटा आटा, कुरकुरा आटा बोले तो वो, उसके साथ हमें लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए। सैलेड्स का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन ना होए, कब्जी ना रहे और जो हमारे बॉडी में ब्लड शुगर वगैरह हो तो वो भी नॉर्मल रखे। इसके लिए फाइबर की मात्रा ज़रूरी है। प्रिवेंट ओवरवेट प्रॉब्लम, जो ओल्ड एज में ओबेसिटी वगैरह क्रिएट ना करे, इसके लिए हमें फाइबर लेना चाहिए। और फाइबर किस तरह का, जैसे कि होल ग्रेन का जो प्रोडक्ट है उसमें से दलिया बोलते हैं, ओट्स बोलते हैं, पोरेज बोलते हैं,
और उसके साथ हम सैलेड का यूज़ करना है। लीफी वेजिटेबल्स के सैलेड ड्रेसिंग्स जो अलग अलग तरह के होते हैं वो लेने चाहिए, तो उससे हमें फाइबर अच्छे से मिलता है। प्रिवेंट इंटेस्टाइनल कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो हम जैसे कि सैलेड्स वगैरह जो लेते हैं उसमें फ़ाइबर अच्छे से मिलता है, तो वो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन का लेवल बहुत कम हो जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट होता है खाना, तो उसके लिए फ़ाइबर इंटेक लेना चाहिए। लोअरिंग ब्लड कोलेस्टेरॉल, हमारे शरीर में उम्र के हिसाब से कोलेस्टेरॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो वो भी कम हो जाता है जब हम फाइबर की मात्रा हमारे खाने में बढ़ाए तब। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डायबिटीज़, मैंने आगे बताया उसी हिसाब से कि फाइबर की मात्रा बढ़ाए तो हम डायबिटीज़ को लेवल कम कर सकते हैं, मतलब ब्लड शुगर लेवल हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सोर्स लेग्यूम्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह फाइबर के स्रोत है। उस हिसाब से हमें लेग्यूम्स मीन्स पल्सिस, ग्रेन्स मीन्स गेहूँ, दलिया, ज्वार, बाजरा वगैरह उसका स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं। आधा पार्ट करके, बड़ा मोटा पार्ट करके, मतलब बाजरा, दलिया, ज्वार, रागी उसका आधा पार्ट, मतलब उसको बोलते हैं कि स्प्लिट करके ग्रेन्स का यूज़ करना और उसका दलिया बना के ले सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का यूज़ करना है। 25 to 30 ग्राम फाइबर कंजप्शन पर डे इज सफिशिएंट फॉर फाइबर। अब आया फाइटोकेमिकल्स। इन ओल्ड एज हमें गैस ना हो जाए, एसिडिटी ना हो जाए, डायरिया ना हो जाए, उसके लिए फाइटोकेमिकल्स बहुत ज़रूरी है। केमिकल सब्सटेंस फाउंड वेजिटेबल फ्रूट्स प्रिवेंट फीचर्स अगेंस्ट हेल्थ प्रॉब्लम, दिस सब्सटेंस आर फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स में हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से फूड लेने चाहिए ताकि हमारे उम्र के हिसाब से गैस्ट्राइटिस ना हो जाए, डायरिया ना हो जाए, वॉमिटिंग ना हो जाए और डाइजेशन मतलब चयापचय हमारे शरीर में अच्छे से होए। तो हमें ध्यान रखना है, फ्रूट्स लेने हैं, कैरोट्स, फिर टोमेटो सूप, स्पिनच सूप, वेजिटेबल सूप वगैरह अच्छे से लेने चाहिए। और उसके साथ हमें ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ हमें खास करके ऑनियन, गार्लिक जो हमारा खून पतला करने में मदद करता है तो वो लेना चाहिए। उसके साथ हमें जैसे मैंने सलाद बताया तो रेडिश, ब्रोकोली, कैबेज, कैरेट, टमाटर, कुकुम्बर वगैरह यूज़ करना चाहिए। उसके साथ हमें फाइटोकेमिकल्स में बोलते हैं तो क्लोव्स, उसके साथ हम तेजपत्ता, लविंग, मरी उसका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमें गैस्ट्राइटिक ना हो सके, एसिडिटी ना हो सके। अजवाइन वगैरह हम जो आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट अजवाइन, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, तिल वगैरह का मुखवास बना के ले सकते हैं ताकि हमें इम्यूनिटी लेवल बढ़े और किसी का इन्फेक्शन हमें न लगे। उसके साथ जिंक, मिनरल, सल्फ़र वगैरह सब अच्छे से मिले, उसके लिए हमें ये सब चीज़ लेने से, फाइटोकेमिकल्स हमें लेने से हमारी बॉडी को दूसरे का इन्फेक्शन नहीं लगता है, इम्यूनिटी लेवल थोड़ा बैलेंस रहता है। न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ द एल्डरली, एल्डर एज में, ओल्ड एज में कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, फिर माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन, या तो फिर कम न्यूट्रिशन होता है या तो फिर ओवर न्यूट्रिशन होता है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, फिर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर का लेवल तो ऑलमोस्ट आजकल हो ही गया है सबको, ओल्ड एज होने से बिफोर में ही आ जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़े टाइम भूल गए, फिर थोड़े टाइम के बाद याद आ जाता है कि हमें ये चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, तो लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो स्टमक होता है वो इनडाइजेशन में मतलब ब्लॉकेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम वीकनेस हो जाती है हमारी। अब प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन इन ओल्ड एज पीरियड,
खास करके मैंने आगे बताया उस हिसाब से ओबेसिटी लेवल बढ़ता है, डायबिटीज़ होता है, कहीं ना कहीं कोई भी तरीके का कैंसर वगैरह हो सकता है, रेस्पिरेटरी रिदम कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं। नंबर ऑफ डेली मील शुड बी रेगुलेटेड एज 3 मील एज 3 इंटर्न मील। मतलब 3 मील मेन होते हैं, वो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। वो मेन मील हमें फ्रीक्वेंट क्वांटिटी में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में लेने हैं। उसके साथ 3 फ्रीक्वेंट मील लेने हैं, जैसे कि जूस ले लिया, एक होल फ्रूट ले लिया, फिर बॉयल पल्सिस या तो फिर बॉयल सैलेड या तो फिर नारियल पानी, बाटा मिल्क, लस्सी वगैरह ले लिया। तो वो 3 फ्रीक्वेंट मील भी यूज़ करने चाहिए। एक साथ फुल पेट नहीं खा के धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत हो उस ऐसे स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेने चाहिए। हाई अमाउंट ऑफ फाइबर, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन मिल्क कंज्यूम्ड। हाई अमाउंट ऑफ फाइबर लेना चाहिए क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ना होए, डायबिटीज़ लेवल मेंटेन रखने में मदद रूप होए, उसके लिए फाइबर ज़रूरी है। तो वैसे हाई अमाउंट में फाइबर लेना चाहिए। 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी फूड लेते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद रूप होए उसके लिए। उसके साथ मैंने आगे बताया उस हिसाब से कैल्शियम, आयरन, जिंक वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो जाए, खून के परसेंट कम ना हो जाए, उसके लिए वो चीज़ भी हमें मेंटेन रखनी चाहिए। फिश शुड बी कंज्यूम्ड एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। वो ज़रूरी नॉन वेजिटेरियन पीपल के लिए है, पर वेजिटेरियन पीपल है उसके लिए लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उसके साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एंड शुगर कंजप्शन शुड बी लिमिटेड। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उस हिसाब से हमें वाइट फूड कम करने चाहिए, जैसे पटाटा है, मैदा है, उसके साथ शुगर है, सॉल्ट है, उसका उपयोग कम से कम करो ताकि हमें कैलोरी कम मिले, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना बढ़ जाए, कब्जियत ना होए। उसके लिए बोलते हैं कि वाइट फूड और वाइट कलर के फूड कम लेने चाहिए। और यही मेरी लास्ट स्लाइड है कि उसमें मैंने बताया हुआ है कि सॉल्ट एंड शुगर का उपयोग कम करो, उसके साथ पोटैटो का उपयोग कम करो जिससे गैस्ट्राइटिस ना हो जाए, मैदे का उपयोग कम करो जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब कंक्लूजन में है हेल्दी एजिंग बीइंग फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ। हमें हमारी अपने आप हेल्दी एजिंग बनाने के लिए शुगर सॉल्ट का उपयोग कम करना है, मैदे का उपयोग कम करना है, उसके साथ फाइबर अच्छे से लेना है, उसके साथ आयरन रिच, कैल्शियम रिच फूड अच्छे से लेना है। ओल्ड एज इज सेकेंड चाइल्डहुड एरिस्टोफेंस। मतलब वही हुआ, मैंने बताया उस हिसाब से कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, प्रोटीन, फैट सब लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए, ना बड़ा हुआ ना कम मात्रा में। हमारा नरिशमेंट प्रॉपर हो उस हिसाब से लेना चाहिए। और लास्ट स्लाइड में लास्ट सीन है ईट ग्रीन बी हेल्दी। मतलब हमें अच्छा ग्रीन फूड लेना चाहिए और हेल्दी रहना चाहिए। थैंक यू।